नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ढलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का रिवाइज रिजल्ट घोषित कर दिया और इस रिजल्ट में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिला। जब पिछली बार यानी 3-4 दिन पहले 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था, तब हिमाचल प्रदेश में 12वीं का परीक्षा परिणाम 83.1% दर्ज किया गया था, लेकिन आज जब रिवाइज रिजल्ट घोषित किया गया तो ये परीक्षा परिणाम 88.644% रहा, यानी कि 5.5% परीक्षा परिणाम बढ़ गया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बड़े स्तर पर चूक स्कूल शिक्षा बोर्ड ने की थी, उस चूक के सुधार के बाद हिमाचल प्रदेश में फेल किए गए हजारों छात्र पास हो गए, या कंपार्टमेंट वाले छात्रों को भी पूरी तरह से पास कर दिया गया, या जिन छात्रों की इंग्लिश में कंपार्टमेंट थी उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया। क्योंकि पिछली बार जो एक चौड़ी में बड़े स्तर पर बंडल खोल दिया गया था, गलती हुई थी, वहां पर इंग्लिश का पेपर गलती से खोल दिया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने आंखों पर पट्टी बांधकर पुराने रद्द किए गए पेपर की आंसर की को दूसरी बार लिए पेपर की आंसर की के साथ उसके मूल्यांकन के लिए उसे अटैच कर दिया गया। इस आधार पर 16 अंक स्कूल शिक्षा बोर्ड इंग्लिश विषय में तितर से वितर हो गए। लिहाजा हिमाचल प्रदेश का पूरी तरह से रिजल्ट में उथल पुथल हुई। फिर गलती पकड़ी गई, चूक पकड़ने के बाद जब फटकार लगी तो स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नए सिरे से आज रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें 5.5% रिजल्ट में बदलाव आया। कई फेल छात्र पास हो गए। इंग्लिश विषय का यह पेपर था और इससे बड़ा सबक लेने के बाद अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आरोपी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों की निगाहें बिमल नेगी केस पर टिकी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला पिछले 2 दिनों से इसकी सुनवाई चलती रही और ऐतिहासिक मामले को लेकर प्रदेश के हर व्यक्ति की निगाहें आज इस केस पर टिकी रही। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विमल नेगी के मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग से जुड़े इस मामले में अब सुनवाई के बाद यानी 2 दिन तक लगातार करीब 7.5 घंटे चली सुनवाई के बाद इसका फैसला सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व कर लिया है। और संभवतः ये अधिवक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि इसका फैसला 23 मई तक आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। पिछले कल भी सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के आग्रह पर केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के भी आदेश दिए गए। कोर्ट ने एसीएस गृह द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने के आदेश पारित किए। अब प्रार्थी चाहे तो ये रिपोर्ट वह कानून के अनुसार इसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। मामले पर बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि एसआईटी और डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आया है, यानी कि ये साफ आज कोर्ट में हो गया कि जो अलग अलग 2 स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई, एक शिमला पुलिस एसपी द्वारा, एक डीजीपी द्वारा, दोनों ही रिपोर्ट में विरोधाभास था। दोनों ही रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी थी, दोनों ही रिपोर्टों का आपस में मेल नहीं हो रहा था। इसके चलते ये बड़ा सवाल आज कोर्ट में भी उठा कि पुलिस की 2 एजेंसियां, हालांकि पुलिस एक है लेकिन डीजीपी की स्टेटस रिपोर्ट कुछ और कह रही है, एसपी की स्टेटस रिपोर्ट कुछ और कह रही है, और ये अलग-अलग विरोधाभास वाली रिपोर्ट के चलते अब ये पूरी एसआईटी की जांच संदेह के घेरे में आ रही है। और आज पूरा दिन इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा रही और ये भी सवाल उठाते रहे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस एक, एसपी डीजीपी के अधीन आते हैं, डीजीपी अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, एसपी अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, और दोनों रिपोर्टों का जो आपस में वहां पर मौजूद अधिवक्ताओं की बात की जाए, जिस प्रकार से कोर्ट की लाइव पूरी वो सुनवाई लाइव चली, उसमें साफ देखा जा सकता था कि 2 उच्च अधिकारी एसपी और डीजीपी की रिपोर्ट्स आपस में कैसे टकराव था, कैसे कंट्राडिक्टरी थी, किस प्रकार का विरोधाभास था। और एक वक्त तो ऐसे भी आ गया, कोर्ट को लगा कि यहां पर ना केवल मामले की सुनवाई में दलीलें दी जा रही हैं, अपने तमाम तरह के अपने साक्ष्य रखे जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरे को काटने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर कई बार व्यंग्य भी कसे गए, कई प्रकार की बातें भी आई, लेकिन इस मामले में प्रार्थी ने आरोप लगाया
कि एसआईटी आरोपियों के आचरण की जांच की बजाय बिमल नेगी को मानसिक रोगी, घरेलू झगड़ों से परेशान इत्यादि साबित करने में जुटी रही। ये बड़े आरोप वहां पर लगाए गए कि बेहतर होता कि आप ये जांच करते कि बिमल नेगी की मौत कैसे हुई, क्या उन्होंने सुसाइड किया तो उन्हें आत्महत्या करने के लिए किसने मजबूर किया, या क्या उन्हें साजिश के तहत मारा गया, उनका मर्डर हुआ। बेहतर होता एसआईटी इस मामले में जांच करती। लेकिन शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उल्टा बिमल नेगी को यह दोषी ठहराने की कोशिश की गई कि वे बीमार थे, मानसिक रूप से परेशान से, दवाइयां खाते थे, पारिवारिक झगड़े थे। यह नाराजगी वहां पर जरूर एक तरह की वहां पर जाहिर की गई। इतना ही नहीं, वहां पर यह भी कहा गया कि आरोप लगाया कि ये एसआईटी जांच में केवल उन दस्तावेजों को जांच में शामिल कर रही है जिन्हें पुलिस चाहती है, जो पुलिस के मन माफिक है। सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। आरोप है कि एसआईटी ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए पेखूबाला सोलर प्रोजेक्ट में संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। यह भी बड़ा सवाल वहां पर उठा। सरकार की ओर से एसआईटी जांच को सही बताते हुए कहा था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए जांच में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। अगर जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी तो प्रदेश पुलिस के मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा। यह जरूर वहां पर पक्ष एक रखा गया सरकार की तरफ से कि अगर यह जांच सीबीआई को जाती है तो हिमाचल पुलिस का मनोबल टूट सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के पश्चात अपना फैसला रिजर्व कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे लीगल कॉरेस्पोंडेंट ने कहा कि बिमल नेगी की मौत मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में आज मामले की सुनवाई हुई। मामले पर 1-2 दिनों में हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। ऐसे में अब मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर संशय बन गया है। वहीं अदालत की अनुमति के बिना अब शिमला पुलिस इस मामले को लेकर फिलहाल चार्जशीट दायर नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से पिछले कल रोक लगा दी थी। सरकार की ओर से अदालत को 2 अलग-अलग रिपोर्टें, स्टेटस रिपोर्टें सौंपी गई। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चंद शर्मा की प्रशासनिक रिपोर्ट है, तो दूसरी पुलिस की ओर से 134 पन्नों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी गई। अदालत ने इन दोनों जांच रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड पर रख लिया। वहीं अधिवक्ता ने अदालत से निवेदन किया कि इस जांच रिपोर्ट को, यानी ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। यह अधिवक्ता अनूप रतन की तरफ से कोर्ट में मांग रखी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक ओंकार शर्मा की जो इंक्वायरी है उसकी जांच रिपोर्ट चल रही है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इस कारण इसे सार्वजनिक ना किया जाए। सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी गठित की है, यह भी दलील दी गई। डीजीपी की ओर से भी स्टेटस रिपोर्ट अलग से दायर की गई। परिजनों ने सरकार की जांच पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जांच रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता ने कहा, किरण नेगी जो कि बिमल नेगी की धर्मपत्नी है, उनके अधिवक्ता ने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच बिल्कुल नहीं कर रही। उन्होंने अदालत से इस मामले को सीबीआई को तुरंत प्रभाव से शिफ्ट करने की डिमांड की। उन्होंने एसीएस की ओर से सौंपी गई, यानी कि जो ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट थी उसे लेकर भी पीड़ित परिवार ने कहा कि ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अदालत ने फिलहाल मांग को स्वीकार नहीं किया है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति बिमल नेगी 10 मार्च को लापता हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत 3 दिन पहले बताई गई थी। ऐसे में उनकी मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है या किसी ने उन्हें मारने की साजिश रची। पुलिस इस बात का अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। परिजनों ने आरोप लगाए कि पावर कारपोरेशन के निदेशक देशराज, निलंबित एमडी हरिकेश मीना और शिवम प्रताप की ओर से बिमल नेगी पर गलत काम करवाने के लिए मानसिक दबाव बनाया जाता था। उन्हें कई घंटे तक कार्यालय में बिठाया जाता था, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले को पेखूबाला प्रोजेक्ट में हुए घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि इन दोनों रिपोर्ट के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है, ये अनूप रतन ने कहा। सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को समय आने पर सार्वजनिक तौर पर स्वयं पेश करेगी, जिससे परिजनों को न्याय मिले और जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें भी निष्पक्षता हो। अनूप रतन ने कहा कि बिमल नेगी के लापता होने
होने से पहले डीजीपी ने एक एसआईटी गठित की थी। दूसरी एसआईटी सरकार की ओर से बिमल नेगी की मौत के बाद गठित की गई। डीजीपी की ओर से गठित एसआईटी के एक अधिकारी ने पेन ड्राइव को छुपा लिया था। इसे सरकार की ओर से गठित दूसरी एसआईटी ने अपने कब्जे में कर दिया। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत से मांग की कि एसीएस की जांच रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक ना किया जाए। बिमल नेगी की पत्नी के अधिवक्ता आर के बाबा ने कहा कि मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है और डीजीपी और एसआईटी की जांच में आपस में जबरदस्त विरोधाभास है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, एविडेंस को मिटाने की भी कोशिश की गई है। एसीएस की रिपोर्ट में हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसमें भी कई चीजें साफ साफ दिख रही है। एसआईटी के कई सवालों पर प्रश्न उठाते हुए कहा गया है कि इसमें पूरी तरह से हम देखेंगे कि मामले में ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट में क्या है। बहरहाल मामला रिजर्व रखा गया। उम्मीद है कि बिमल नेगी को कोर्ट से न्याय मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बिमल नेगी की मौत के मामला उठाया। उन्होंने शिमला पुलिस अधीक्षक और एक सहायक पुलिस निरीक्षक की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा सरकार से सीबीआई की जांच की मांग की है और ये जांच ये कोर्ट से पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस तरफ आगे जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिमल नेगी के सब के साथ मिली पेन ड्राइव को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया और उसे फॉर्मेट करके फोरेंसिक लैब में भेज दिया। और इस पूरी भूमिका को लेकर जयराम ठाकुर ने शिमला पुलिस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली रुकेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के विभिन्न मसलों पर बात करेंगे। संभव है कि वे पार्टी हाईकमान से मिलकर हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, कुछ मंत्री इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कई नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। और इसे लेकर जो बड़ी एक बात कही गई उसमें 5 मंत्रियों के नाम उभर कर सामने आए हैं जिन्हें अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी के युवा मंत्री हैं। हॉली लॉज का अपना रुतबा अपना कद है उन्हें, और यह भी कहा गया कि विक्रमादित्य को भी ये ऑफर दिया गया कि वो चाहे तो वे संगठन की कमान संभाल सकते हैं। दूसरा नाम अनिरुद्ध सिंह राणा का है, उन्हें लेकर भी कहा गया कि उन्हें पार्टी की कमान संभालने का ऑफर दिया गया है। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी ये इस प्रकार का दायित्व सौंपने की बात कही गई है। चौथा बड़ा नाम राजेश धर्मानी का है, जो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री है। उनका नाम भी आ रहा है कि उन्हें संगठन की कमान सौंपने की बात की गई। और 5वें मंत्री यादविंद्र गोमा है, कांगड़ा से आते हैं, जसीमपुर से निर्वाचित हुए हैं। ये 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का ऑफर दिया गया है। लेकिन सूचना के अनुसार सभी मंत्री पार्टी अध्यक्ष बनने को तैयार हैं, लेकिन बेशर्ते उनके साथ जो कैबिनेट का रैंक है, मंत्री का जो दायित्व है वो भी रहे। इस सूरत पर वे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का दायित्व भी संभाल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री के इस दिल्ली प्रवास के दौरान अगर अध्यक्ष पद को लेकर कोई मंत्री नहीं मानता है, फिर अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? इस कड़ी में संजय अवस्थी का नाम आ रहा है, जो कि अर्की के विधायक हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं। दूसरा बड़ा नाम सुल्तानपुरी का आ रहा, जो कसौली के विधायक, और तीसरा नाम अब संजय रतन का आ रहा, जो कि ज्वालामुखी से दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, तेजतरार विधायक हैं, कदावर नेता हैं, काफी बड़ा प्रभाव रसूख उनका है और कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजय रतन का एक नाम नया ऐड हुआ और माना जा रहा है कि सभी पक्षों को, चाहे वो केंद्रीय हाईकमान हो, हिमाचल प्रदेश के तमाम नेता हो, मुख्यमंत्री हो, संजय रतन के नाम पर सहमति के आसार बनते हुए साफ प्रतीत हो रहे हैं। और संजय रतन सूरत में अगर पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर आगे चलकर कैबिनेट का कौन मिनिस्टर ड्रॉप होगा, कौन नया ऐड होगा, ये फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण के साथ भी मिलने का वक्त मांगा गया और माना जा रहा है कि सीतारमण के साथ उनकी बैठक लगभग तय हो चुकी है।
इन 3-4 दिनों में मुख्यमंत्री दिल्ली में कई स्तर की मंत्रणाएं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की जो मसला है उसे फिर प्रमुखता से उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मई 2023 में हिमाचल के लोन की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5% से घटाकर 3% कर दिया है। इससे आर्थिक संकट झेल रहे हिमाचल प्रदेश की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 5% की छूट के कारण एक साल में लगभग 1400 करोड़ कर्ज लिया गया था। केंद्रीय परियोजनाओं की फंडिंग को लगाई गई कैपिंग हटने से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि साल 2021-22 में हिमाचल को 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा आरजीडी मिल रही थी। 2025-26 में ये 1/3 घटकर 3,257 करोड़ रह जाएगी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर यूपीएस का पासा हिमाचल प्रदेश सरकार के पाले में फेंक सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और जब केंद्रीय वित्त मंत्री बैठेंगे तो ये तीसरी बार ऐसा मौका बनेगा जब केंद्र सरकार की यह शर्त होगी कि तमाम रिस्ट्रिक्शन को हटाना तो पहले ओपीएस को हटाइए, यूपीएस को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात देती है फिर तमाम रिस्ट्रिक्शन उनकी हट सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार लिखी गई हिमाचल प्रदेश को चिट्ठी में यह स्पष्ट कर चुकी है कि अब हिमाचल प्रदेश देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर यूपीएस को नहीं माना जा रहा। तमाम राज्यों ने केंद्रीय मॉडल को मान लिया है। एनपीएस तमाम राज्य दे रहे थे, अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है जिसमें कम से कम यह सुनिश्चित है कि जितना मर्जी जिस राज्य में या केंद्र सरकार में आर्थिक संकट आ जाए, किसी भी राज्य के कर्मचारी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं रुकेगी। बड़े से बड़े आर्थिक संकट में उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलती रहेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री जब दिल्ली में बैठेंगे हिमाचल प्रदेश की लोन की लिमिट को लेकर या जो कैपिंग सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में कैपिंग लगाई गई है, इन तमाम मसलों पर जब चर्चा होगी तो केंद्रीय मंत्री ये अवश्य कहेंगी कि हमने 2 बार प्रपोजल भेजा, आपको रिमाइंडर भेजा यूपीएस का, वो आपने नहीं माना। दरअसल इस बात का इल्म हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को और वित्त विभाग को पहले से था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास से पहले ही बाकायदा वित्त विभाग ने इसकी प्रपोजल बनाकर इसकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी है। और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस प्रकार से लागू होगी, और इसे लेकर जिस प्रकार से एनपीएस कर्मचारी के तमाम पदाधिकारी मंत्रियों से मिले हैं, पिछले कल और परसों 2 दिनों में मिले हैं, उन्होंने डिमांड रखी है कि हिमाचल प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस ना किया जाए। लेकिन जो इस समय जो हालात साफ दिख रहे हैं उस आधार पर अब हिमाचल प्रदेश में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आना लगभग तय हो चुकी है। ओपीएस बहाली के बाद केंद्र ने कड़ी शर्तें लगाई है। सूचना के अनुसार हिमाचल ने यूपीएस को लागू करने के लिए वित्त विभाग को जो रिपोर्ट दी है उसमें 2-3 अलग-अलग प्रपोजल दिए गए हैं। सीएम इस पर केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे, यानी हिमाचल में यूपीएस के लागू करने को लेकर सीएम इस पर सीएम के दिल्ली दौरे में बड़े संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो वित्त विभाग ने प्रपोजल सीएम को बनाकर दी थी उसमें यह कहा गया था कि अब जो नई भर्तियां होंगी, जितने भी हिमाचल प्रदेश में नए कर्मचारी होंगे उन्हें सीधे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा जाएगा। और जो 2003 के बाद राज्य में भर्ती हुए जो पहले एनपीएस थे फिर ओपीएस थी, उन्हें विकल्प के तौर पर उन्हें ऑप्शनली यह सुझाव दिया जा सकता, प्रस्ताव दिया जा सकता कि अगर आप चाहें तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ सकते हैं। यह सरकार ने मन बना लिया है, लेकिन जो केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक दिल्ली में होनी है यह देखना बेहद रोचक होगा कि वहां पर क्या सहमति बनती है। इतना पक्का है कि वित्त विभाग ने बाकायदा प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री को दिया है और इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सीएम सुक्खू 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान राज्य में नए कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में गुटबाजी की वजह से 6.5 महीने से नया संगठन नहीं बना पाई है और नए अध्यक्ष को लेकर भी हाईकमान फैसला नहीं कर पाया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सद्भावना चौक छोटा शिमला में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्की के सेब को पूरी तरह से उस पर आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर कम से कम 100% करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा चिट्ठी लिखी और उन्होंने अनुरोध किया कि आयातित सेब पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएम ने कहा, हिमाचल प्रदेश को देश के सेब के राज्य के रूप में जाना जाता है। यहां उत्पादित सेब में अपनी मिठास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की डाउन ग्रेडिंग शुरू हो गई है। अब राज्य के ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां छात्रों की संख्या 10 से कम होगी, उन स्कूलों को दो कक्षाओं जमा 1 व 2 को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर उक्त स्कूलों को हाई स्कूल कर दिया जाएगा। सरकार के आदेशों पर निदेशालय ने डाउन ग्रेडिंग स्कूल करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जून तक सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय के स्कूलों को डाउन ग्रेडिंग प्रोसेस को पूरा कर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से कक्षाओं को मर्ज करने को कहा है। इसी तरह हाईबा प्राइमरी स्कूल को भी डाउन ग्रेडिंग की जाएगी। जिन स्कूलों में 10 या फिर इससे कम छात्र होंगे, उन स्कूलों में 9वीं 10वीं के कक्षाओं को नज़दीकी स्कूलों में शिफ्ट कर उन्हें मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब सरकार साथ में पूरे स्कूल को मर्ज करने की बजाय कक्षाओं को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करेगी, जिनमें बच्चे बेहद कम होंगे, छात्रों की संख्या कम होगी। कांग्रेस पार्टी में संभावित संगठनात्मक फेरबदल को लेकर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज चल रही है। इसी बीच राज्य सरकार के मंत्री पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा शुरू कर दी है। पोस्ट में उन्होंने गूढ़ लेकिन तीखा संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं होता, नकली सिक्के वही इकट्ठा करता है जिसके पास असली सिक्कों की कमी होती है। अब ये समझना बेहद मुश्किल है कि नकली सिक्के किसके पास हैं और माफ कीजिएगा कि असली सिक्के किसके पास कम हैं। कौन नकली सिक्कों को इकट्ठा कर रहा है, ये किस पर उन्होंने तीर मारा है, किसे उन्होंने अपने मन की बात सुझाने का प्रयास किया है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह राणा की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी पोस्ट ने काफ़ी हलचल में मचा दी है। प्रदेश कांग्रेस में हाल ही में नेतृत्व और संगठन स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट चल रही है। ऐसे में अनिरुद्ध सिंह की ये पोस्ट कई मायनों में अहम मानी जा रही है। पोस्ट में भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन संदेश साफ तौर पर उन लोगों को इशारा करता हुआ प्रतीत होता है जो सत्ता और संगठन में चालाकी से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज मंडी जिला के जंजैली में नशा मुक्त हिमाचल अभियान में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान को लेकर मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरित किया और आज आपके विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस जोश के साथ इसको आगे बढ़ाया वह वाकई सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 देने के बाद अब कांग्रेस बिहार चुनावों से पहले कांग्रेस को 2500 रुपए देने की गारंटी दे डाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं को चुनाव जीतने पर 2500 प्रतिमाह देने का बड़ा वादा किया है। कांग्रेस नेताओं ने पहली गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सौगात दी जाएगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं की आर्थिक सफलता के लिए तत्पर हैं। इसी के तहत बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर हम प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की गारंटी देने की घोषणा कर रहे हैं। इस योजना का नाम माई बहन मान योजना रखा गया है। प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है। पटवारी व कानूनगो को 3 दिन सर्किल और 3 दिन फील्ड में सेवाएं देनी होगी। सर्किल में पटवारी और कानूनगो लोगों के जमीन के कागजात, जमाबंदी, ततीमा व अन्य राजस्व रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जबकि अन्य 3 दिनों में फील्ड में लोगों की डिमार्केशन व राजस्व संबंधित फील्ड कार्य करेंगे। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। पटवारी व कानूनगो सर्कल और फील्ड में सेवाएं देने का स्वयं फैसला लेंगे। इसे लेकर इन्हें जनता को भी अवगत करवाना होगा। कार्यालय के बाहर बाकायदा नोटिस लगाना होगा जिसमें लोगों को यह जानकारी साझा करनी होगी। अक्सर कई पटवारी
पटवार वृत्त सर्कल में देखने में आया है कि पटवारी और कानूनगो फील्ड में होते हैं और कई लोगों को ततीमा जमाबंदी अन्य राजस्व कागजात के लिए कार्यालय पहुंच जाते हैं। घंटों तक इंतजार करने के बावजूद पटवारी व कानूनगो नहीं मिलते। जब आम जनता उनके दफ्तरों में पहुंचती है तो कहते हैं कि हाकिम साहब फील्ड में हैं, जब फील्ड में ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं हाकिम साहब दफ्तर में हैं। इस कारण लोगों का समय बर्बाद ना हो, लिहाजा 3-3 दिन के समय निर्धारित कर दिए हैं। इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी, भाई पटवारी और कानूनगो भी आसानी से अपना काम निपटा सकेंगे। हिमाचल में ऐसे कई पटवारी और कानूनगो हैं जिनके पास अन्य सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उन्हें भी अपने हिसाब से अब दिन तय करने होंगे कि किन किन दिनों में फील्ड में रहेंगे और कब दफ्तरों में सेवाएं देंगे। हिमाचल प्रदेश में सुअरों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद ये पाबंदी पशुपालन विभाग की तरफ से लगाई गई है। ना तो सुअरों को बेचा खरीदा जाएगा और ना ही एक दूसरे स्थानों के लिए उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। जिला बिलासपुर के उपमंडल झड़ूता की कोलका पंचायत में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद ये आदेश पारित किए गए हैं। इस संक्रमण के चलते एक पिग फार्म में 36 सुअर की मौत हो गई, जबकि 4 सुअरों को विभाग ने नियमों के तहत किल करवा दिया, मार डाला। पशुपालन विभाग ने फार्म को खाली करवाकर 3 से 6 माह तक चलने वाली सैनिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पशुपालन विभाग ने पहले बिलासपुर में हुए सुअरों को खरीदने और बेचने पर रोक लगाई थी, मगर अब आदेश पूरे राज्य में जारी करने को कहा गया है। सभी पशुपालन उपनिदेशकों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय सेनाओं की वीरता व ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत को लेकर आज सिराज के जंजाली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। तिरंगा यात्रा के बाद स्कूल चौक में सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर कहा कि भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। जिस बहादुरी के साथ सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धूल जुटाई, उसका देश हमेशा उसका ऋणी रहेगा। कांगड़ा जिला का एक जवान 25 साल का नवीन कुमार कारगिल में शहीद हो गया। नवीन कुमार कारगिल के द्रास सेक्टर में तैनात था। वह जम्मू कश्मीर राइफल में तैनात था और कांगड़ा जिला के थुरल पंचायत के हलू गांव का रहने वाला था। नवीन अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि नवीन कुमार लैंडस्लाइड की चपेट में आने से उन्होंने शहादत प्राप्त की। बीती रात नवीन जब ड्यूटी पर जा रहे थे, उस दौरान अचानक लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में आने से जवान शहीद हो गया। नवीन के पिता राजमल भी देश की सेवा कर चुके हैं। वह 13 जैक राइफल में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 5 साल पहले उनका भी देहांत हो गया था। नवीन कुमार के पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। सुंदरनगर के सिविल अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली भोजन की साफ सफाई को लेकर सवालिया निशान उठे हैं। सिविल अस्पताल सुंदरनगर में बीती शाम मरीजों को परोसे गए रात्रि भोजन में चूहे का मल पाए जाने से अस्पताल प्रबंधन और मरीजों में हड़कंप मच गया। चूहे के मल युक्त भोजन खाने से कई मरीजों ने तो उल्टियां तक करने शुरू कर दी और कई मरीजों व तमीरदारों का भी अस्पताल प्रबंधन और मरीजों को भोजन देने पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने कभी भी मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर औचक निरीक्षण अथवा जांच की है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीजों को आज गंदा और चूहे के मल युक्त भोजन परोसते हुए उनकी जान और स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ शिकायत करते हुए इस मामले में तुरंत कड़ा संज्ञान लेने की गुहार लगाई है ताकि प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। कल कुल्लू जिला के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। आरंभिक जांच में पता चला कि शव काफी पुराना है और पानी में रहने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। शव की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। डीएसपी केलोंग रशीम शर्मा ने बताया कि 6 अप्रैल को कोकसर चौकी में एक पर्यटक समर्थ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। संभावना जताई जा रही है कि यह सब उसी का हो सकता है। इसकी पुष्टि के लिए कार्रवाई की जा रही है। करीब 1.5 महीने पहले झारखंड के 2 पर्यटक चंद्रभागा नदी में बह गए थे। एक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। दूसरा पर्यटक समर्थ था जो झारखंड के मेन रोड रातो रांची का रहने वाला था। गोताखोरों ने भी 3 दिन तक बर्फीले पानी में तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। लिहाजा अब बरामद शव ये संभावना जताई जा रही है कि उस व्यक्ति का हो सकता है।
सोलन शहर में एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। महिला दोहरी दीवार क्षेत्र का है। यहाँ पर एक महिला जब बस में चढ़ रही थी तो महिला के एक गिरोह ने भीड़ का फायदा उठाकर उसकी सोने की चेन पर हाथ साफ करने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने 2 संदिग्ध महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिरमौर जिला के एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कालाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनबाला में पढ़ने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा ने बीती शाम स्कूल ड्रेस में ही अपने घर पर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक छात्रा की उम्र 15 साल बताई जा रही है। छात्रा कटोला डूंगा गांव की रहने वाली बताई गई है। रोज की तरह पिछले कल भी स्कूल गई थी, लेकिन लौटते समय उसने सामान्य दिनचर्या से हटकर बस से ना आकर पैदल ही घर आना मुनासिब समझा। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने सोचा कि वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई है। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकली तो मां ने उसे आवाजें लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। परिजनों ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। लड़की ने स्कूल की वर्दी में ही फंदा लगा लिया था। मृतका छात्रा के परिजनों ने स्कूल में गणित शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल में छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पिछले कल कथित रूप से गणित की शिक्षिका ने छात्रा को पूरी कक्षा और विद्यार्थियों के सामने अपमानित किया, डांटा और थप्पड़ मारे। माना जा रहा है कि इससे वह बेहद निराश थी, परेशान थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। परिजनों का आरोप है कि वह स्कूल में आत्महत्या करने का मन बना चुकी थी और घर लौटकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। मंडी जिला के रिवालसर के साथ लगते विकास नगर पुल के नीचे बीती शाम एक 25 साल के युवक अर्जुन की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में लटकी हुई बरामद की गई। अर्जुन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का निवासी था और पिछले 3 वर्षों से रिवालसर में मजदूरी का काम कर रहा था। वह यहाँ किराए के कमरे में रह रहा था और पिछले 3 दिन से लापता था। सबकी हालत देखकर स्थानीय लोग भी सन रह गए। युवक का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि उसे जलाने या उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। बीती शाम कुछ स्थानीय लोगों को सूचना मिली थी कि विकासनगर पुल से एक बैल गिर गया है। जब लोग वहां मौके पर पहुंचे तो नीचे झांकने पर उन्होंने देखा कि युवक की लाश पाइप से बंधी और रस्सी के सहारे झूल रही थी। पुलिस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बिलासपुर जिला के हरनोड़ा के पास सतलुज नदी में नहाने उतरे 2 नेपाली युवक तेज भाव की चपेट में आकर लापता हो गए। इन युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश में जुट गई है। 5 नेपाली मूल के लोग सतलुज नदी में नहाने के लिए उतरे थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 युवक अचानक नदी के तेज भाव में बह गए। मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 7 जिलों के लिए 2 दिन ओलावृष्टि अंदर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का सीधा मतलब है इस दौरान भारी नुकसान हो सकता है, ये तबाही भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 और 25 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में ओलावृष्टि व अंदर चलने का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसी दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। कल व 23 मई को भी कुछ स्थानों पर अंदर चल सकता है। प्रदेश के कई भागों में आज दोपहर बाद बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान की सूचनाएं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।